भारत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं पैदा हुई कि पाकिस्तान को नेम कर सके, लेकिन एससीओ समिट से उम्मीद करता था कि वो पाकिस्तान को कंडेम करेंगे। मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी-सी यहाँ पर उलझती हुई नजर आ रही हैं। भूटान मरता क्या ना करता, डोकलाम को देने पर राजी हो गया। ऑलमोस्ट सिग्नेचर हो चुके हैं और डोकलाम के अंदर उनकी सेनाएँ भी हैं, 8 विलेजेस भी बसा लिए गए हैं। अगर इसका एक और चित्र यहाँ पर देखें तो अफगानिस्तान भी धीरे धीरे चाइना के साथ काफी तेजी के साथ जुड़ी रहा। पाकिस्तान ऑलरेडी जुड़ा हुआ, पाकिस्तान को काफी आर्थिक सहायता मिल ही रही है। आपके पास बचा कौन? लेकिन धीरे-धीरे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो या फिर नीचे श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, अब अफगानिस्तान भी सीपेक प्रोजेक्ट के द्वारा उसको भी स्ट्रैंगुलेट कर लिया गया। भारत के पास एक मौका था 2018 में, मैंने इसकी चर्चा की थी कि नॉर्थ दोस्तों आज हम दक्षिण एशिया के ऊपर चीन के कसते हुए शिकंजे के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वैसे तो शिकंजा अमेरिका ने भी भारत के ऊपर पूरा कस दिया है और ट्रेड डील के ऊपर हाथ में भारत के एक क्या कहते हैं एक पेन दे दिया है और सामने एक ड्राफ्ट रख दिया और कह दो भैया साइन कर दो इसके ऊपर। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन जिस ढंग से चीन अपना शिकंजा धीरे 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 कसता जा रहा है और अभी नए सार्क को फ्लोट करने की बातें हो रही हैं, न्यू सार्क। और एक पॉलिसी उसकी पहले से है जिसको क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के अंतर्गत उसका मकसद ये रहता है कि किसी भी देश को चारों तरफ से एक ऑक्टोपस की तरह घेर लेना और फिर उसको स्ट्रेंगुलेट कर देना। वो जो पॉलिसी थी वो पूरी की पूरी भारत के खिलाफ चीन ने अपनाई और साउथ एशिया के एक एक देश जो थे वो अपने कब्जे में लेता चला गया। इससे पहले कि मैं कुछ ट्रांसपेरेंसी दिखाऊं, मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर संजय कुमार का और हेमंत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले वो ट्रांसपेरेंसी दिखा देता हूं मैं आपको कि यहाँ पर शायद सुनील शुक्ला जी भी आ गए हैं तो इनका भी स्वागत कर लेता हूँ। स्वागत है सुनील शुक्ला जी आपका। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है जिसके अंदर चाइना ने भारत को चारों ओर से घेरा, जहां पर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान भी सीपैक में चला गया, नेपाल, भूटान, ये पूरा का पूरा जो था, यहां पर भारत को चारों तरफ से अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के द्वारा और अन्य जो कोशिशें थी उसके द्वारा उनको घेर लिया गया। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर आ रही है हमारे एक भूटान से इस समय। हालांकि 4 दिन की यात्रा में भारत के सेनाध्यक्ष भूटान के अंदर हैं और भूटान के अंदर 3 एरियाज हैं जहां पर चाइना का इंक्रोचमेंट बहुत हो गया और भूटान ने सरेंडर कर दिया उनके सामने। 7.5 लाख की आबादी है लेकिन भारत भूटान को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है और जो एरियाज उन्होंने कब्जाए हैं, ये एरियाज हैं आपके जाखरलुंग और पासमलुंग, जो टॉप के 495 स्क्वायर किलोमीटर था और एक डोकलाम जो था ये 269 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो बिल्कुल सिक्किम से बहुत थोड़ी सी दूरी पर है, या ये कह सकते हो हमारे चिकन स्नैक एरिया के ऊपर जरा से ऊपर है। चिकन स्नैक एरिया से जो टोटल दूरी पड़ती है जिसे एक क्रोज फ्लाइट कहते हैं वो करीब करीब 50 किलोमीटर है, दैट्स ऑल। यहां पर हुआ क्या था कि नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर पासमलुंग में और जाकरलुंग में चाइना ने एनक्रोचमेंट किया, अपने विलेजेस बना लिए और बाद में एक प्रपोजल रखा भूटान के सामने और ये कहा कि भाई ऐसा है कि तुम मुझे डोकलाम दे दो और मैं तुमको ये 495 स्क्वायर फीट का स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वापस करता हूं तुम्हारा। भूटान के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने बोला कि ये जो डील है आपको साइन करनी पड़ेगी। तो भूटान मरता क्या ना करता, डोकलाम को देने पर राजी हो गया। ऑलमोस्ट सिग्नेचर हो चुके हैं और डोकलाम के अंदर उनकी सेनाएं भी हैं, 8 विलेजेस भी बसा लिए गए हैं। अगर इसका एक और चित्र यहाँ पर देखें तो आप पाएंगे कि ये थिम्पू है, साथ में डोकलाम प्लेटो है, उसके साथ में नाथुला पास है, बहुत बिल्कुल पास में है जो गैंगटोक के थोड़ा ऊपर जाके पड़ता है। और जो हमारा चिकन स्नैक का एरिया है, कुल मिला के 50 किलोमीटर का जो एक वो होता है पूरा का पूरा जो उसका फासला है। दिस इज हाउ द चाइना बेसिकली हैज स्ट्रैंगुलेटेड इंडिया चारों साइड से। ये तो साहब एक कहानी थी, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो या फिर नीचे श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, अब अफगानिस्तान भी सीपेक प्रोजेक्ट के द्वारा उसको भी स्ट्रैंगुलेट कर लिया गया। भारत के पास एक मौका था 2018 में, मैंने इसकी चर्चा की थी कि नॉर्थ म्यांमार में जब आंग सू की गवर्नमेंट थी, 2018 की बात है, तो वहां पर एक कचिन स्टेट है, नॉर्थ म्यांमार को कचिन स्टेट कहा जाता है। तो कचिन स्टेट के अंदर उनकी एक इंडिपेंडेंट आर्मी है, रेबल्स आर्मी है, कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी KIA ये है। उस समय वो आंग सू की सरकार से लड़ रहे थे और इस रेबल को चाइना का समर्थन प्राप्त था। इंसिडेंटली ये जो नॉर्थ म्यांमार है, कचिन स्टेट जो है, दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल एरिया है, रेयर अर्थ का, दुनिया का। KIA ने भारत को ऑफर किया कि भाई ऐसा है ना, आधा तुमको देता हूं आधा चाइना को दे दूंगा, क्या तुम सामने आओगे?
भारत ने जाने से मना कर दिया। चाइना ने पूरा का पूरा हथिया लिया उसको। अब रेबल्स भी उसके, सरकार भी उसकी। हम दरअसल स्टिंग ऑफ पॉलिसी के अंदर एक के बाद एक ब्लंडर करते चले गए और हम अपनी कूटनीति को संतुलित नहीं कर पाए। चीन का शिकंजा ऑक्टोपस की तरह हमारे चारों तरफ कसता चला गया। नेपाल कैसे हमारे हाथ से निकला, ये कहानी सबको पता है। पाकिस्तान पहले ही जा चुका था। बांग्लादेश कैसे बाहर गया और कैसे हमने असंवेदनशीलता दिखाते हुए अपनी कूटनीतिक जो फ्लॉप्स हैं उसको आगे बढ़ाने में और प्रयास किया। म्यांमार तो हुआ ना हुआ एक बराबर है, वो तो चीन के कब्जे में ही है। लेकिन हमन टोटा के रूप में हमने श्रीलंका के अंदर भी अपना एरिया गवा दिया। मालदीव में जितनी मदद आज की डेट में चाइना करता है, हालांकि वो लोन के रूप में है, लेकिन शिकंजे में तो है। पर भारत कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आया और पिछले 15 से 20 सालों के अंदर चीन ने अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के द्वारा लगभग 125 से 150 देशों के 385 बिलियन डॉलर खर्च किया। जो मेरे पास आंकड़े हैं, 385 बिलियन डॉलर। और अब कल एक सनसनीखेज न्यूज आती है कि चाइना इज गोइंग टू फ्लोट ए न्यू सार्क। मुझे लगता है कि शायद ये एक ऐसा बॉम्ब है जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। और इसके द्वारा उसने सभी साउथ एशियन नेशंस को साथ में लेके, इंक्लूडिंग अब म्यांमार को भी साथ ले रहा है, अफगानिस्तान को भी साथ लेके, और 3 या 4 सेंट्रल एशियन नेशंस को साथ लेके एक नया ग्रुप बनाया जा रहा है। ये नया सार्क होगा, नाम क्या रखा जाएगा पता नहीं, लेकिन चाइना व्हेन दे गो अहेड एंड दे ट्राई टू amalgamate the people from the South Asia, they always succeed। और भारत के जो कूटनीतिक फेलियर है एससीओ के अंदर, वो जग जाहिर है, वो सबको पता है कि कैसे भारत को वहां बोलने का मौका दोबारा नहीं दिया गया था राजनाथ को चाइना के द्वारा। और भारत ने जब अपने ड्राफ्ट के अंदर कहा कि वन कंट्री हु स्प्रेडिंग द टेरर, लेकिन भारत ने उसको नेम नहीं किया। वहां पर समिट में जाके भारत कंट्रीज को नेम नहीं करता, पाकिस्तान को नेम नहीं करता। ये बहुत दुख की बात थी। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, यहां पर हमने एक बात जरूर देखी कि वन कंट्री हु स्प्रेडिंग टेरर, भारत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं पैदा हुई कि पाकिस्तान को नेम कर सके, लेकिन एससीओ समिट से उम्मीद करता था कि वो पाकिस्तान को कंडेम करेंगे। मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी यहां पर उलझती हुई नजर आ रही है। एक चाइना का प्रभुत्व जहां इतना कस चुका है, वहां अमेरिका भी भारत को स्ट्रेंगुलेट करने जा रहा है ट्रेड डील में। और अभी से वो कुछ एक्सपर्ट्स निकलने शुरू हो गए हैं जो कह रहे हैं कि कृषि के ऊपर जो हमारी डील होगी, दुग्ध उत्पादकों के ऊपर जो डील होगी, वो मास्टर स्ट्रोक होगी। दरअसल हमारे डेथ वारंट को, किसानों के डेथ वारंट को मास्टर स्ट्रोक बताने का धंधा शुरू हो गया है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। तो बातचीत करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि विद्वान मित्र हमारे साथ हैं, संजय कुमार जी, हेमंत कुमार जी, सुनील शुक्ला जी। आज सबसे पहले मैं हेमंत जी को साथ में ले लेता हूँ। हेमंत जी, सबसे पहले जो बातें मैंने कही हैं, जो पॉइंट मैंने रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें हाथ से भारत के निकल रही हैं कूटनीतिक रूप से, और ये हालात काफी हद तक खतरनाक है। चाइना अपने पड़ोसी देशों को या दुनिया के तमाम देशों को जिस तरह का सहयोग करता है, भारत तो कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है, इसके पास इतना आर्थिक संसाधन है ही नहीं। लेकिन एक सॉफ्ट पावर के रूप में जो विश्वसनीयता भारत ने बनाई थी, जो दुनिया में के लगभग हर देश में कायम रही है, उसमें भी हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। और सॉफ्ट पावर का कारण यह होता था कि हमारे जो कुछ आदर्श थे, उन आदर्शों पे हम कायम थे, उन आदर्शों को हमने कभी छोड़ा नहीं। वह जो आदर्श और नैतिकता और सोच में हमारी गिरावट आई, उसने हमको बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। और अगर आप आर्थिक ताकत है नहीं, साइंस और प्रौद्योगिकी में आपकी उतनी दखल है नहीं, और सॉफ्ट पावर के जो एलिमेंट्स है वो भी आप में कम हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अलग थलग पड़ जाएंगे और आपकी दुनिया के पैमाने पर आपकी स्थिति घटेगी और आपका असर बढ़ने वाला नहीं है। और इन क्षेत्रों में खासतौर से जो आर्थिक संसाधन से संपन्न देश है, उनका असर बढ़ता चला जाएगा। और आज हम देख रहे हैं चीन के साथ स्थिति वही होती चली जा रही है कि चीन जबरदस्त तरीके से बड़े देशों को चैलेंज करने की स्थिति में है। आज अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं, तो हम और आप क्या? क्योंकि उसने अपने आप को एक केंद्रित किया है। अगर आप वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्व देगा और हम अभी वहीं आप उन चीजों को प्रोत्साहित करते रहेंगे जो आपको अंदरूनी राजनीति में सहायक साबित होंगे, तो फिर तो दुनिया में भी आप पिछड़ते चले जाएंगे। कोई वजह तो होनी चाहिए कि आप लोगों के निगाह में तो है, कोई तो वजह होनी चाहिए। अगर आप नहीं है तो नहीं है। अगर आप जिन देशों के साथ आप खड़े रहे, मूल्यों के साथ आप दुनिया में विभिन्न देशों के साथ खड़े रहे, उनको समर्थन करते रहे, उसको भी आप छोड़ते चले जाएंगे, तो स्वाभाविक सी स्थिति है कि आपकी स्थिति खराब होती चली जाएगी। और यह बड़ी चिंता का विषय है। अगर जो बात हो रही है कि अगर सार्क को रिप्लेस करके या सार्क के नाम पर दूसरा संगठन तैयार कर लिया गया,
यह एक बड़ी बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी। और जहां तक आपने समर्थकों की बात की, ये तो बड़ा अजीब सा दौर हो गया है कि ऑब्जेक्टिव सोच ही नहीं है। आज सरकार समर्थन कर रही है, अगर कल उसने कहा कि ब्रिक्स एक नया करेंसी लेकर के आएगा, तमाम लोग खड़े हो गए कि ठीक है, वो बहुत अच्छा काम हो रहा है और डॉलर को किनारे कर दिया जाना चाहिए। जब सरकार दबाव में आ गई और कही कि नहीं नहीं नहीं, ब्रिक्स कोई अपनी नहीं करेंसी लेके आएगा, फिर सरकार के इसी पक्ष में लोग खड़े हो गए। वही लोग हैं। ये एक तरह का जो डमरू बजाने वाले लोग हैं, ये किसी का भला नहीं करते, समाज का ही भला नहीं करते, आम नागरिकों का ही भला नहीं करते और अपना ही भला नहीं करते। क्योंकि जब ऐसा जब गिरावट होगी, पराभव आएगा, तो उसका शिकार खुद भी होंगे। तो ये तो एक अजीब सा समूह सत्तारूढ़ दल ने तैयार कर लिया है। तो उसको लेकर के केवल हम और आप ये कह सकते हैं। तो अफगानिस्तान भी धीरे धीरे चाइना के साथ काफी तेजी के साथ जुड़ी रहा। पाकिस्तान ऑलरेडी जुड़ा हुआ, पाकिस्तान को काफी आर्थिक सहायता मिल ही रही है। आपके पास बचा कौन? भूटान का जो आपने डोकलाम वाला जो विवाद था 2017 में आया था ये विवाद, और उस समय भारत ने थोड़ा सा जरूर अपना एक पक्ष रखा था भूटान की तरफ से, लेकिन आज हम कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, वह देखा जाए तो विदेश नीति में हम पूरी तरीके से असफल हुए, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक जो व्यक्ति मोह में जो हम ग्रसित हो गए, बजाय इसके कि राष्ट्र के मोह में अगर ग्रसित होते तो बात तभी समझ में आती। व्यक्ति मोह में हम ग्रसित हो गए, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। जी वोहरा साहब, एक बस 1.5 से 2 मिनट की टिप्पणियां लेंगे, इससे ऊपर नहीं लेंगे, समय बहुत कम है। दरअसल मोदी देश से बड़े हो गए माचो इमेज की कि मैं महागुरु हूं, और इसने बड़े देशों को भी ट्रबल किया, चाइना को भी ट्रबल किया, रशिया को ज्यादा ट्रबल किया कि हाउ इंडिया इज बिहेविंग बिगर देन इट्स ओन साइज। एक्चुअली उसने अफगानिस्तान से बुरी सूचना हमारे लिए इस समय, और मैं बता देता हूं कि वहां की तालिबान सरकार भारत सरकार के इजराइल के बहुत नजदीक होने से बहुत नाराज है। भारत ने पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान से संबंध बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है कि वहां पर पैलेस्टीनियन को मारा जा रहा है। एक्चुअली भारत ने अपना एक मानववादी चेहरा ही खो दिया, और रोज वहां पर इसराइल जो कि मारता है 50, 60, 70, 100 को मारता है। कल तो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने मान लिया कि हमने 100 लोगों को गोली मारी है जो कि वहां पे खाने की कतार में खड़े थे, और बोलते हैं हाँ हमसे गलती हुई है, हम आगे से देखेंगे इसमें से क्या लेसन मिलते हैं। लेकिन ये लेसन कई बार हो चुके हैं, और गोलियां मार देते हैं खाने की लाइन में खड़े लोगों को। तो भारत ने कभी उसका तिरस्कार नहीं किया, कभी उस पर कमेंट नहीं किया। तो हमारा जो एक मानववादी चेहरा था, ह्यूमैनिटी वाला चेहरा था, वो भी खत्म हो गया, और ये माचो इमेज निकल के आई। ऐसा लगता था कि जैसे हम लोगों को कुचल कर या उनको ट्रांस करके आगे निकल जाना चाहते थे, और इसने हमारे पड़ोसियों को भी हमसे दूर कर दिया। दैट इज द प्रॉब्लम। और एक एक करके लोग हमसे दूर होते चले गए। इसके कारण हम खुद थे, बिकॉज मोदी ट्राइड टू बिकम द बिगर देन द इंडिया इटसेल्फ, एंड दैट कॉज द ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अराउंड अस। हेमंत कुमार जी, ये क्वेश्चन सेम रहेगा तीनों के लिए, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट की टिप्पणी बस। दिनेश जी, एक चीज को गौर करें कि जब मोदी रिजीम में पूरे 11 सालों में जो पूरी दुनिया में जहां कहीं भी ऐसा कुछ हुआ कि कोई भारतवंशी कुछ बना, वहां पर किसी महत्वपूर्ण पद पर आया, तो उसके लिए प्रचार क्या हुआ कि सनातन की जीत हो गई और हिंदुत्व की जीत हो गई। ये जो पूरा इनका जो प्रचार तंत्र है, इसने एक तरह से दुनिया के बड़े देशों को भी, चाहे या वो छोटे देश हो, सबको चिढ़ाने की कोशिश की। ये नहीं है कि कोई भारतवंशी अगर वहां पर कुछ बन रहा है, कोई सीनेट में जा रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, तो वो अपने मेरिट, अपनी क्षमता की बदौलत बन रहा है, और ये गर्व करने की बात है। ये हिंदुत्व की जीत कैसे हो गई, ये सनातन की जीत कैसे हो गई, ये लगातार होता रहा है, अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन तक। आप याद कीजिए पिछले साल जो अपने यहाँ बैठक थी, ऋषि सुनक को लेकर के किस तरह का माहौल इन लोगों ने बनाया था, और ऋषि सुनक की अगवानी करने के लिए, स्वागत करने किसको लगाया गया था? चौबे जी को लगाया गया था। चौबे जी की क्या क्वालिटी है, क्या समझ में उनको आता है? चौबे जी को हिंदू मुसलमान करने के अलावा और जातिवाद करने के अलावा कुछ तो आता नहीं है। इस तरह का बिल्कुल ही थर्ड ग्रेड का आदमी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के स्वागत में लगाया गया, इसलिए वो ब्राह्मण है, और उनको पूरा सनातनी और ब्राह्मण चेहरा बना करके उनको पेश किया गया कि ऋषि सुनक ब्राह्मण, इधर से ब्राह्मण, उधर से ब्राह्मण। अरे यार, ये क्या ये हो रहा है? ये तमाशा बना कर रखा है। तो आपने पूरी दुनिया में आपने एक तरह से जो डंका बज रहा है, वो एक तरह से आपकी मूर्खता का डंका बज रहा है, ये कि आपने अपने लोगों को भी मूर्ख बना दिया। जो लोग अपनी मेहनत, अपने मेरिट,
और अपने अपने ये प्रारब्ध के बदौलत दुनिया में कहीं कुछ हासिल कर रहे हैं, उनको आप उसमें हिंदुत्व घुसेड़ दे रहे हैं, उसमें आप ब्राह्मणवाद घुसेड़ दे रहे हैं। तो ये एक तो ये है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग इनसे कटे हैं। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हो या आम आदमी हो, सबको चिढ़ हुई है, अरे कैसा ये देश है और कैसे इसके प्रधानमंत्री और कैसे इसके लोग हैं। ये एक तो ये, और दूसरा कि जब कभी मोदी जी जाते हैं तो वहां जो अपना जो जिसको कहते हैं इंडियन डायस्पोरा, वो क्या करता है, उसको वहां लगा, उसमें कौन लोग लगे रहते हैं, तो जो वहां एक तरह से जो हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनको जिम्मेदारी दी। वो भारत के आम आदमी नहीं होते हैं, उसमें वो आरएसएस के लोग होंगे, उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग होंगे, और आरएसएस का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग घुस जाएंगे और वो करेंगे, बाकी लोग उसमें अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। तो ये भी एक हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि जो सार्क के समानांतर जो कुछ चीन कर रहा है, उसमें मुझे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है दिनेश जी कि अगर पाकिस्तान के साथ वो गुपचुप जो मीटिंग हुई है और वो सब कुछ आगे बढ़ रहा है, तो उसमें भारत की क्या भूमिका होगी। चाहे तो जिस तरह सार्क में चीन नहीं था, उस तरह इस नए किस्म के सार्क में भारत नहीं होगा, या अगर होगा तो उसकी भूमिका बिल्कुल बैक बेंचर की होगी। तो आपको सबक सिखाने के लिए चीन वो अपने ढंग से तय करेगा उसको क्या करना है। और तीसरी बात कि दुनिया के लगभग ये 46 देशों के 78 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों पर चीन ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है, 70 बंदरगाहों पर, और सब जगह वो सिर्फ व्यापारिक बंदरगाह नहीं रह गया आज की तारीख में, एक तरह से व्यापारिक और सैनिक दोनों ही काम वहां हो रहा है। तो ये जो चीन की जो घेराबंदी है, ये भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात है। बाकी लोग नेशन जो है वो तो उनके साथ है, वो उनके साथ उन्होंने अपने आप को नथी कर लिया हुआ है। आप उनको चिंता कुछ नहीं है, उनको पैसा मिल रहा है, उनको सब सपोर्ट मिल रहा है। मालदीव को अगर मान लीजिए 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना करके दे दिया, जो उसकी बड़ी समस्या थी, तो उसको क्या दिक्कत है चीन के साथ रहने में। लेकिन आप बताइए ना कि आपका जो डंका बज रहा था उसका जो गुब्बारा है वो कहाँ पिचक रहा है। तो ये अपनी पूरी समझिए कि जो इनकी पूरी वैचारिकी है, उस वैचारिकी में ही ये पूरा ये पतन का पूरी गाथा है कि जिसमें आप ये अगर चाहेंगे कि हम सांस्कृतिक रूप से वर्चस्व कायम कर लें, इसको सांस्कृतिक वर्चस्ववाद कहते हैं।